अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 5 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। तो रिव्यू एक्सरसाइज में फ़र्स्ट एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, तो हम एमसीक्यूज़ देखते हैं। तो जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, उसने कहा द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अब ये बेटा बेसिक एक डेफिनेशन है सेट की, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 पे आते हैं। तो उसने सेट दिया हुआ और पूछ रहा है कि किसका ये सेट है। तो आपको बेटा जैसे ही पता है कि रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, इवन नंबर को ई से डिनोट करते हैं कैपिटल, और प्राइम नंबर को पी से। इस तरह हर एक डिजिट का एक ख़ास जो है वो कैपिटल लेटर है। तो आपने याद रखना है कि रैशनल नंबर का क्यू होता है, और साथ में इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है, बल्कि 9th क्लास में हमने पढ़ी भी है कि ऐसे नंबर जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में या ए ओवर बी में लिखा जा सके, और ए बी जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से, और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो ये जो नंबर होते हैं हमारे पास, इनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास रैशनल नंबर का सेट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर आपका बनेगा 4 वाला। नेक्स्ट है जी, वो कहता है द डिफरेंट मेथड टू वे टू डिस्क्राइब अ सेट। तो बेटा 3 मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। उनमें फर्स्ट आप लिख लें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमारे पास टेबुलर आ जाती है, नोटेशन या फॉर्म कह सकते हैं आप। टेबुलर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ये 3 टाइप्स जो है तरीके हैं जिनसे हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अ सेट विद नो एलिमेंट, कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। तो जारी बात है ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा, तो उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। और एम्प्टी सेट को डिनोट करने के 2 मेथड हैं। एक तो आप ये इस तरह भी इसको लिख सकते हो, और ये फाई की फॉर्म में भी इसको इस तरह लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5। और इसी तरह जैसे उसने ये वाला सेट पूछा है रैशनल नंबर का, इसी तरह ये वाला भी पूछा। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। अब होल नंबर डब्ल्यू होल नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर एमसीक्यूज जो हैं वो होल नंबर, जो ऑप्शन दिए हैं उसमें होल नंबर नहीं उसने पूछा। उसने कहा ये बताओ ये सेट क्या है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन जो है इसमें हम मेरे क्या नज़र आ रहा है कि अब होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। तो वो कहता है कि जो होल नंबर लेने हैं वो लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए 101 के, कि मुझे नंबर चाहिए 101 से छोटे। तो कहता है अगर 101 भी होल नंबर के अंदर आता है तो वो भी लिख लो। तो इसका मतलब है कि 0 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा 101 तक। तो अब इसके जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट आ जाता है। इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है कि जिसके तमाम एलिमेंट जो हैं वो गिने ना जा सकें, अप टू 100 ऑन चलते जाएं। लेकिन यहाँ पर जो है ये तो हमें नज़र आ रहा है कि 101 तक स्टॉप हो गया है। इसी तरह सबसेट के लिए दूसरा कोई सेट होना चाहिए, यहाँ पर तो सिंगल सेट दिया है। नल सेट में जैसे यहाँ पर ये सेट विद नो एलिमेंट एम्प्टी सेट भी इसको, और नल सेट भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 4 की बात है। अच्छा, फाइनाइट सेट आ जाता है। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें मालूम शुदा, जिसमें हमें मालूम हो कि इतने डिजिट्स हैं। अब यहाँ पर जैसे हमें पता है कि 101 तक गिनती स्टॉप हो रही है, 102 डिजिट टोटल हैं इसके। तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट आएगा। नेक्स्ट है बेटा, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस के हवाले से भी एमसीक्यूज हैं, तो डेफिनेशंस भी आ सकती हैं आपको। अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, कि ऐसा सेट जिसके अंदर हो ही एक एलिमेंट हो। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरे पास जी 1 आ गया, तो इसको बेटा हम कहते हैं सिंगलेटन सेट, ठीक है। सिंगलेटन सेट इसको हम कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज नंबर आपका सी आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 7 से पहले 8 करते हैं। तो 8 में कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट, कि पावर सेट जो है हमारे पास इसमें कितने आएंगे। तो सबसे पहले तो पावर सेट आपको लेने आने चाहिए, कि पावर सेट लेते कैसे हैं। तो बेटा अगर मैं इसके पावर सेट लूँ तो पहले एम्प्टी सेट आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3 इकट्ठे आ जाएंगे। और लास्ट पे
इन पूरे जितने भी सेट्स हमारे पास निकले हैं इनको अगेन एक करली ब्रैकेट लेफ्ट पे लगेगी और एक राइट पे लगेगी। अब ये पावर सेट बनेगा। तो एक तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये पावर सेट बनाते कैसे हैं। खाली सेट, एम्प्टी सेट आएगा, फिर एक एक डिजिट आएगा, फिर पहले को दूसरे के साथ अटैच करना है, फिर पहले को तीसरे के साथ करना है, फिर दूसरे को तीसरे के साथ करना है, फिर तीनों इकट्ठे भी लिखने हैं। मतलब कि पीछे को नहीं आ सकते, पहले को दूसरे के साथ, पहले को तीसरे के साथ, फिर दूसरे को तीसरे के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेट के पावर सेट जो है हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरह आप पावर सेट निकालेंगे, इसके किसी भी सेट के पावर सेट निकाल सकते हैं। अब आते हैं 7 MCQs की तरफ कि यहाँ पर जो है इसका पावर सेट 5 एम्प्टी सेट दिया है ना, इसका पावर सेट क्या होगा। तो जारी बात है बेटा, पहले हम क्या लिखते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है, जैसे इधर मैंने आपको बताया एम्प्टी सेट, और फिर इसी को ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे तो ये आपके पास पावर सेट इसका बन जाएगा। ठीक है, अब 8 MCQs में उसने ये नहीं पूछा था कि पावर सेट निकाल के बताओ। 8 MCQs की उसकी स्टेटमेंट थी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, कि ये बेसिकली जो छोटे छोटे मैंने सेट बनाए हैं ना, ये वाले ये एलिमेंट हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं क्योंकि बड़ा सेट एक हमने बनाया है और उसके अंदर ये छोटे सेट्स आ रहे हैं, तो ये बड़े सेट की निस्बत से ये छोटे छोटे सेट क्या हैं, एक एलिमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मुझे बताओ कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। अब नॉर्मली तो हम निकालेंगे ऐसे, तो हमें गिनती करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लेकिन इसके लिए फार्मूला आपने याद रखना है। इसका फार्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर n। अब 2 वैसे आएगा और n में पावर 3 आएगी, और 2 की पावर 3 क्या होती है, 8। तो 8 इसके जो है वो एलिमेंट बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, निकाल के भी देख लिया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर 4 दे देता है, 4 एलिमेंट देता है और उसके पावर सेट निकालने पड़ते हैं, वो जारी बात है ज़्यादा निकलेंगे। वो कितने निकलेंगे, 2 की पावर 4 16 आ जाएंगे। इसी तरह अगर 5 देता है तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे आप इजीली इसकी जो है वो तादाद इजीली मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला एक छोटा सा याद रखना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास A इज़ अ सबसेट ऑफ B, कि A जो है वो सबसेट है B का। अब इसका मतलब क्या होता है कि A के तमाम एलिमेंट B के अंदर मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पे A सेट हम ले लेते हैं जी 1 2 3, और B सेट आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5। अब A के तमाम एलिमेंट B में है। अच्छा ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमने लिख ली है जी। फिर A यूनियन B क्या आएगा, जब आप बेटा इसका यूनियन लोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पास A यूनियन B का आंसर। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये जो आंसर आया है ये किसके इक्वल है, ये B के ही इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर A जो है वो सबसेट हो B का, देन A यूनियन B का आंसर क्या आएगा, B। ठीक है बेटा, अब इसी तरह A इज अ सबसेट ऑफ B, देन A इंटरसेक्शन B का आएगा। अब A इंटरसेक्शन B से मुराद क्या है कि इन दोनों सेट्स का, फर्स्ट कंडीशन तो वही है कि जी A के तमाम एलिमेंट B में होने चाहिए। अब A इंटरसेक्शन B से मुराद ये है कि इन दोनों में हमने क्या लेना है, कॉमन। तो कॉमन में क्या आ रहा है 1 2 3। अब 1 2 3 जो है वो कौन सा है जी, A सेट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि A सेट, कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B हो, देन A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आएगा, सेट A। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो A आ जाएगा और ऊपर वाले का ऑप्शन नंबर B आएगा। इसी तरह 11 वाला भी है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, देन A माइनस B क्या होगा। तो भाई यहाँ से A माइनस B अगर हम निकालेंगे तो दोनों में जो कॉमन है वो काट के पहले में जो बचेगा, तो पहले में दोनों में जो कॉमन है वो कटिंग हो जाएगी 1 2 3। तो पहले में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। दूसरे में क्या बच रहा है वो हमने ये डिटेल से डिस्कस किया, वो हमने नहीं देखना होता। तो फर्स्ट में जो रिमेनिंग आया है वो हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 5। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास इसका ऑप्शन नंबर C जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जी A यूनियन B यूनियन C। अब इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल आपने देखनी है। जैसे मिसाल के तौर पे 2 + 3 + 4 है और दूसरी तरफ भी 2 + 3 + 4 है। ठीक है, तो अगर मैं पहले 2 + 3 करके देन 4 को प्लस करता हूँ तो आंसर 9 आता है। तो अगर मैं 3 + 4 को सॉल्व करूँ तो 7 + 2 भी 9 आता है। तो ये बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं इसको A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आएगा
सी ऑप्शन जो है वो आएगा। इसके बाद बेटा हमने एक इसकी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, तो इसको हम इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 14 MCQs। तो 14 MCQs में वो कहता है इफ एंड ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। अब देखो बेटा दो सेट हैं जो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट से मुराद ये है कि दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट है, कि अगर ए के एलिमेंट है 1 2 3 तो बी के होंगे 4 5 6, कि ना तो ए के बी में आएंगे ना बी के ए में आएंगे। जैसे यहाँ पर सेट ए और बी के कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं ना, 1 2 3 मिल रहे हैं, दोनों में मौजूद है, तो ये ओवरलैप कर रहे हैं। अब डिसजॉइंट का क्या है, दोनों के डिफरेंट हैं। तो अगर पहले के 1 2 3 हैं, दूसरे के 2 3 4 हैं, सॉरी 1 2 3 एंड 4 5 6 हैं, तो यूनियन क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 यूनियन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए जो है वो हमारे पास आएगी वैल्यू। तो इस तरह बेटा ये डी वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट 15 है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3 देन बी इज इक्वल टू 4 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी अगर फाइंड करना है कि जी ए के 3 एलिमेंट हैं, बी के 4 एलिमेंट हैं, देन ए क्रॉस बी कैसे होगा, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास 12 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास 15। इसमें भी यही चीज़ जो है वो उसने बताई है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए के जी 3 हैं और बी के 2 हैं, लेकिन यहाँ पर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पूछे, बाइनरी रिलेशन जो है ना वो उसने पूछे हैं। तो बाइनरी रिलेशन के लिए आपने इसका याद रखना है फॉर्मूला 2 की पावर mn। m जो है वो पहले सेट के एलिमेंट हैं 3 इंटू और दूसरे सेट के n है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा 2 की पावर 6 जो है वो हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 ऑप्शन नंबर बी जो है वो बन रहा है। इसके बाद 17 ऑप्शन के अंदर उसने पूछा द डोमेन ऑफ द, उसने एक रिलेशन दिया और उसने कहा कि मुझे डोमेन इसकी फाइंड करके दो। अब डोमेन का भी हमने पढ़ा है कि जो ऑर्डर पेयर जो हमें गिवन होंगे उनके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो हमारे पास डोमेन के तौर पर आएंगे, और इसमें इसका आंसर आएगा 0 2 3 0 2 3। अब 3 2 टाइम आ रहा है लेकिन इसको लिखना एक दफ़ा ही है। इसी तरह नेक्स्ट में उसने रेंज पूछ लिया, नेक्स्ट रिलेशन दिया है तो रेंज पूछा है, तो रेंज में सेकंड वाले जो हैं वो एलिमेंट आ जाएंगे जिसमें 2 3 4 है, तो इसको हम सिंपली 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 ये आ जाएगा। 19 MCQs के अंदर उसने पूछा है कि बताएं कि ये कौन से जो है क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब क्वाड्रेंट के लिए हमने कार्टेशियन प्लेन का पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ जाता है, ये जो है वो वाई एक्सिस आ जाता है। ठीक है, इधर पॉजिटिव डिजिट होते हैं सारे, इधर नेगेटिव होते हैं, तो ये प्लस प्लस के साथ मिलके बनता है ऑर्डर पेयर, ये माइनस प्लस के साथ, ये माइनस माइनस के साथ, और ये प्लस माइनस के साथ। अब ये पहला डिजिट माइनस का दूसरा प्लस का है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह अगर 1 - 4 दिया जाता है तो फोर्थ में होना था अगर दोनों पॉजिटिव होते तो फर्स्ट में होने थे। तो इस तरह ये जो है ना बेटा आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट MCQs है जी, वो कहता है द रिलेशन कौन सा फंक्शन है जी, इनटू ऑन टू 1 1 या नॉट अ फंक्शन। तो अब यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर हमने कोई रिलेशन चेक करना है कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसकी डोमेन देखनी है कि कोई वो रिपीट तो नहीं हो रही। अब डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 3। अब देखो इसकी डोमेन जो है वो 2 दफ़ा आ रही है, इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन नहीं है। तो ये क्या है, बेसिकली ये जस्ट अ रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी आएगा। अब जरूरी नहीं है कि ये नॉट अ फंक्शन पे ही आप लगाओगे, मे बी अगली दफ़ा वो नॉट अ फंक्शन की बजाय रिलेशन दे दे तो रिलेशन वाला भी ऑप्शन क्लिक हो सकता है। नेक्स्ट इसी तरह बेटा हम मूव करते हैं, हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, जिसमें फर्स्ट उसने बोला कि डिफाइन अ सबसेट एंड गिवन एग्जांपल। अब हमने ये डेफिनेशंस जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ की हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। राइट ऑल द सबसेट ऑफ ए एंड बी। अब सबसेट लेना भी मैंने आपको सिखाया है, तो इसको भी देख लें कि अगर मेरे पास ए बी दिया गया हो तो इसके सबसेट कैसे निकलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एम्प्टी सेट लिखना है, फिर ए आ जाएगा, देन बी आ जाएगा और देन ए बी दोनों मिला के आ जाएंगे। अब पावर सेट में और सबसेट में फ़र्क क्या है? पावर सेट में हम दोबारा साइडों पे लगा देते थे एक ब्रैकेट, लेफ्ट पे भी राइट पे भी लगाते थे, लेकिन सबसेट में ऐसा नहीं करना। तो ये हमारे पास सबसेट है। इसका मतलब अगर मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ तो यही क्वेश्चन जो है वो क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है जी ए यूनियन बी जो है वेन डायग्राम के ज़रिए हमने ड्रा करनी, सॉरी इंटरसेक्शन जो है ए इंटरसेक्शन बी हमने वेन डायग्राम के ज़रिए ड्रा करनी है, लेकिन उसने साथ ही कंडीशन दी है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब ज़रा देखें तो हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट आ जाता है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी से मुराद क्या है कि ए के तमाम एलिमेंट बी में है, तो उसका मतलब ए जो है वो बी के अंदर ही आएगा। अगर ये जो है बी है तो ये जो सेट है ये ए जो है वो बी के अंदर ही आएगा। अब अगर इनका इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन लेना होता है, तो बेटा ये ए सेट ही दोबारा जो है हमारे पास आ जाएगा। अब इसी चीज़ को बेटा अगर आप देखना चाहो तो एग्जांपल खुद से भी लिख सकते हो कि अगर मेरे पास ए सेट 1 2 है और बी जो है वो मेरे पास 1 2 3 है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जब आप लोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 2 आएगा, जो कि ए ही आंसर है आपके पास। तो देखो ए जो है नीचे आप लिखोगे शेडेड एरिया इज ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है जिसमें उसने सिंपल बोला कि मुझे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो वेन डायग्राम के ज़रिए शो करके दिखाओ। अब इसमें 3 सेट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बना लिया। अब 3 सेट यहाँ पर बनेंगे 1 2 एंड ये जी 3 बन गया, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है और सेट सी है। तो सबसे पहले तो बी यूनियन सी देखें क्या आएगा। तो ये देखेंगे मैं बी यूनियन सी को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। सिर्फ बी और सी वाले जो पोर्शन है वो आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये जी मेरे पास बी यूनियन सी आ गया। अब इसने क्या बोला, अब इसने ये बोला है कि जो आंसर आए उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, इंटरसेक्शन लेना है। अब देखो जो आंसर है, जो हमारे पास शेडेड एरिया है, उसका कॉमन हिस्सा वो लेना है जो ए में भी आ रहा है, ठीक है। बी यूनियन सी का तो आंसर आ गया हमारे पास, ये शेडेड एरिया आ गया, लेकिन इस शेडेड एरिया का इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है जो ए में भी कॉमन आ रहा है। तो बेटा ये वाला जो एरिया है जो सिर्फ ए में और जो शेडेड एरिया है हमने पहले किया है वो आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डबल शेडेड एरिया इज, आगे ये वाली स्टेटमेंट के इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं, इंटरसेक्शन है, फंक्शन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जी राइट द डिमॉर्गन लॉज। अब ये लॉज जो हैं वो 2 लॉ हमने पढ़े हुए हैं कि 2 स्टेटमेंट्स कह सकते हैं आप कि मैथमेटिकल फॉर्म में ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बेटा इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स को पेपर में नहीं आती, लेकिन ये एज ए एमसीक्यूज एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछी जा सकती हैं। तो प्रीवियस जितना भी हमने पढ़ा है ना, कॉन्सेप्ट लिया है शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के वाले से, इन्हीं चीज़ों को वो दोबारा रिपीट करेगा। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी। अब पहले क्या था उसने एमसीक्यूज जो हमने किया था उसमें बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए बोला था, तो जारी बात है बेटा उसी कॉन्सेप्ट के साथ इसका आंसर जो है वो बी आएगा, क्योंकि बी जो है वो बड़ा सेट है तो यूनियन में आके वही आएगा। नेक्स्ट है जी ए इंटरसेक्शन बी का अगर आंसर फाई आ जाए, 2 सेट है हमारे पास, सेट ए है सेट बी है, अगर उनका इंटरसेक्शन लेने के बाद आंसर फाई आता है, एम्प्टी सेट आता है, देन उसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी क्या है हमारे दोनों
तो एक ही सूरत में बेटा उनका एम्प्टी सेट आ सकता है अगर वो डिसजॉइंट सेट हो। जी देखो कि ए सेट में जी एलिमेंट 1 2 है और बी में 1 3 4 है, तो ए इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये एक ही सूरत में है कि दोनों में कॉमन ही कुछ नहीं आ रहा, और दोनों में कॉमन ना आने से क्या मुराद है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो देन हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए माइनस बी। नेक्स्ट इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट दी है, तो ये किसके इक्वल आएगी जी, तो ये बेटा हमारे पास होगी ए इंटरसेक्शन, जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करवाते हैं ना बाहर वाले को अंदर वाले के साथ, बिल्कुल वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी और दरमियान में यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू इज। अब किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी यू माइनस ए, बी का लेते हैं यू माइनस बी। अब यू का ही कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू माइनस यू का आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो यू को ए के अलावा सारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, अब उसका इंटरसेक्शन भी लेना है ए के साथ तो सिंपली वो एम्प्टी सेट आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकेगा। इसी तरह यूनियन अगर लेना हो तो यूनियन में बेटा ए कॉम्प्लीमेंट लोगे आप तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ए के अलावा, जब उसका आपने यूनियन लेना है ए के साथ तो वो दोबारा ही सारा का सारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स नॉट इक्वल टू एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, देन हमारे पास क्या आएगा ए माइनस बी, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी द पॉइंट -5 -7। अब देखो यहाँ पर यही मैंने जो कार्टेशियन प्लेन -5 -7 दोनों माइनस के आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो इन क्वेश्चन के अंदर बेटा आपने तरतीब जो है ना वो भी अपनी याद रखनी है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, और ये क्या है थर्ड है, और ये 4 है। ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ना आपने इसको मूव करवाना है। सम टाइम बच्चे जो है ना वो इसको क्लॉकवाइज मूव करवा देते हैं कि इसको 1 कह दिया, 2 कह दिया, 3 4 ऐसे वो उनकी तरतीब चेंज कर देते हैं, तो तरतीब आपने चेंज नहीं करनी जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है प्लस माइनस में वैल्यू दी है 4 6, अब प्लस माइनस किस में आता है 4 वाले में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है जी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज डैश ऑन एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट का जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो आप कह रहे हैं कि जीरो होते हैं, जीरो पॉइंट पे होते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के अपने अलग पॉइंट्स हैं। वाई एक्सिस अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा हूँ तो इसका मतलब एक्स एक्सिस का उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके कोई पॉइंट्स यूज़ नहीं हो रहे, तो इसका मतलब वो वहाँ पे क्या आएगा जीरो ऑन एक्स एक्सिस आ जाएगा। इसी तरह एक्स एक्सिस पे है कि अगर मैं एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ, देखो ना यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस बनाया ना, तो एक्स एक्सिस पे अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो वाई का तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वाई वाले कंपोनेंट क्या होगा जीरो हो जाएगा। इसी तरह जी नेक्स्ट है जी सेट दिया है, रिलेशन एक दिया हुआ है, तो वो कहता है डोमेन ए बी जो है वो दिया हुआ है, तो डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट आएंगे तो आपके पास ए बी सी आ जाएगा। रेंज दी है नेक्स्ट में, उसमें सेकंड ए बी सी बी उसी में सेम आ जाएगा। वेन डायग्राम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, इसका नाम याद रखना है आपने, जॉन वेन। ठीक है, मैथमेटिशियन है। नेक्स्ट है जी ए अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड डैश इन ए, तो बेटा वो बाइनरी रिलेशन आएगा। द फंक्शन एफ ऑफ ए गोज टू बी एंड द रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, देन एफ इज ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट रिलेशन, अब रिलेशन इज डैश अ फंक्शन, कौन सा फंक्शन है जी। अब फंक्शन जब भी चेक करना है तो उसकी डोमेन मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि चेक करनी है कि डोमेन में कोई डिजिट रिपीट तो नहीं हो रहा, तो देखो यहाँ पर डोमेन चेंज हो रही है, फर्स्ट वाले में भी थर्ड वाले ऑर्डर पेयर में उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है ए वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नॉट अ फंक्शन आएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है रिव्यू, और लास्ट पे समरी है, समरी भी आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। जो भी हमने अभी तक सीखा है वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिवीजन में आ जाएंगे आपके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 के वाले से 5th लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।